नमस्कार, मैं कलीमुद्दीन खान और आप देख रहे हैं दिग्विजय संचार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका सफर न केवल प्रेरणादायक है बल्कि उन युवाओं के लिए एक रोड मैप भी है जो सरकारी सेवा में अपना भविष्य देखते हैं। आज हमारे साथ है दीपक परगनिया सर जी, जो कि दिग्विजय महाविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं। सर का शैक्षणिक सफर जितना ही मेधावी रहा है, उनका प्रशासनिक कैरियर उतना ही शानदार रहा। व्यापम में एक से अधिक पदों पर चयनित के बाद वर्ष 2018 में सीजीपीएससी द्वारा आयोजित रजिस्ट्रार उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऐसे मेधावी व्यक्तित्व और प्रशासनिक दक्षता के धनी आदरणीय श्री दीपक परगनिया सर का हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारी पूरी टीम की ओर से। मेरा जन्म जो है बेमेतरा जिले के तारालीम नामक एक छोटे से गांव में कृषक परिवार में हुआ है। मेरे दादा स्वर्गीय रामलाल परगनिया जी थे, मेरे पिताजी भी किसान थे और मेरा बचपन जो है अपने नाना के यहाँ बीता, जहाँ मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं मिडिल स्कूल के लिए और हायर एजुकेशन के लिए रायपुर पहुँचा। रायपुर में गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर से मैंने अपना हायर एजुकेशन किया और उसके बाद ग्रेजुएशन और पीजी जो है मेरा साइंस कॉलेज रायपुर से हुआ। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स में मैंने एमएससी करने के बाद फिर उसके बाद कुछ समय तक अपना प्राइवेट कोचिंग चलाया और उसके बाद फिर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आज आपके महाविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ हूँ। जैसा कि सर आपने बताया कि आप 2008 से विभिन्न विभागों में शासकीय सेवा आपका रुझान कैसा रहा सर? मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 12वीं पास आउट हुआ उसके बाद फिर उस समय वैकेंसी आती नहीं थी, तो मैंने अपना होम ट्यूशन शुरू किया और होम ट्यूशन करते करते बाद में फिर नंदनी नगर में कोचिंग चालू किया पीजी करने के बाद। और उसके बाद जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे परिवार वालों ने फिर प्रेरित करना शुरू कर दिया कि आप जॉब की तरफ जाएं। उसके लिए उन्होंने स्वयं, मेरे परिवार वालों ने एक बड़े प्राइवेट प्लांट में मेरा एक बायोडाटा जमा कर दिया था। वहाँ से जब कॉल लेटर आया मैं गया, वहाँ पर चयन भी हो गया मेरा। लेकिन जब मैं ज्वाइन करने के लिए वहाँ जा रहा था तो रास्ते में मेरे मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। मैं सोच रहा था कि यदि मैं किसी प्राइवेट प्लांट में जाता हूँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी एक प्राइवेट प्लांट की होके रह जाएगी। और ये उथल पुथल मेरे उस प्लांट के गेट में जाते तक मचा रहा और मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं करूँगा। और उसके बाद वहाँ से मैं गेट से वापस लौट गया और आने के बाद दृढ़ संकल्प किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाऊँगा और फिर परिश्रम शुरू किया वहाँ पर से और फाइनली मैं सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट जॉब में पहुँच गया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि शासकीय सेवा में आने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें युवाओं के लिए रहेगा? जी देखिए, जब मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू किया उस समय मेरे सामने दो समस्याएं थी। उस समय ज़्यादा संचार माध्यम थे नहीं, तो एक तो था स्टडी मटेरियल का और दूसरा समय प्रबंधन का। चूँकि मैं ऑलरेडी कोचिंग सेंटर चलाता था उस समय, तो मेरे पास समय की भी कमी रहती थी और स्टडी मटेरियल उस समय ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो इसके लिए मैंने अपने स्वयं के नोट्स लाइब्रेरी जाना शुरू किया, स्वयं के नोट्स बनाने शुरू किए और स्वयं के नोट्स के माध्यम से मैंने तैयारी शुरू की और साथ ही साथ समय का भी प्रबंधन इस तरह से किया कि मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाए। आपकी रुचि के बारे में बताएं। रुचि तो मेरी बहुत सारी रुचि है। सबसे पहली रुचि है खाना बनाना, खाना खिलाना। चूँकि मैं शुरू से अकेला रहा हूँ तो शुरू से खाना बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि रही है। साथ ही साथ न्यूज़ चैनल देखना टीवी में और कुछ स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स। वैसे तो रुचि मेरी क्रिकेट में है लेकिन सारी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि लेकर देखता हूँ। सर, आपका सबल पक्ष जानना चाहेंगे हम। सबल पक्ष तो आप सभी जानते हैं कि मैं कर्तव्य के प्रति जो ईमानदार, मैं सुबह से जो टाइम है उससे बिफोर टाइम आता हूँ और पूरे समय तक रहता हूँ। तो कर्तव्य प्रति ईमानदारी जो है मैं मानता हूँ कि मेरा सबसे सबल पक्ष है। सर, दुर्बल पक्ष तो नहीं बोलेंगे लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या कमी है जिससे भावनात्मक रूप से जो मैं बह जाता हूँ किसी के बातों में, वो मेरा सबसे दुर्बल पक्ष है। भावना में बह जाना, ये मैं मानता हूँ मेरा सबसे दुर्बल पक्ष है। जी सर, आप हमको दर्शकों को आखिरी संदेश ये रहेगा कि आप प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कैसे करें? आपकी ओर से संदेश रहेगा हमारे दर्शकों को। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप
अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। जी सर। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद छोटी शुरुआत करें, एकदम से बड़ी बुक्स ले और कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ले, इस तरह से ना, छोटी शुरुआत करें। और छोटी शुरुआत करने के बाद दूसरा चीज़ है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, समय का प्रबंधन। सबसे ज़रूरी है कि आप समय को किस तरह से प्रबंधन करें, क्योंकि समय तो सबके पास लिमिट रहता है, उसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। रणनीति के साथ मैं कहना चाहूँगा अपने युवाओं से, प्रतिभागियों से, कि वो रणनीति के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाएं और स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें। सिलेबस सामने रखें और सिलेबस सामने रख कर के उस सिलेबस के अनुसार नोट्स बनाते चले और उस नोट्स को बाकायदा अपडेट करते चले। साथ ही साथ न्यूज़ पेपर लगातार पढ़ते रहें, न्यूज़ सुनते रहें और निरंतर और नियमितता बनाए रहें। सबसे ज़रूरी है निरंतरता और नियमितता। आप भले ही आप कहीं बाहर हों, फिर भी आप अपनी पढ़ाई के प्रति निरंतरता बनाए रहें। यही जो है मैं कहना चाहूँगा अपने युवाओं से। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहेंगे? हम लोग दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किन बातों का ध्यान रखेंगे सर? पहली चीज़ तो वो जो बातें मैंने बताई कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें, समय का प्रबंधन, शुरुआत करें, नोट्स बनाएं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको अवॉइड भी करना चाहिए। अपने युवाओं से कहना चाहूँगा कि ये प्रतियोगी परीक्षा की जब भी आप तैयारी करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको अवॉइड भी करना है, जिसमें से है सोशल मीडिया से दूरी। सबसे ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया से दूरी बना के चलें। दूसरा, नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक बातों से और नकारात्मक व्यक्तियों से, इन तीनों चीज़ों से भी दूरी बना के चलें। बहाने ना बनाएं, स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। यदि आप बहाने बनाते हैं तो इसका मतलब है आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमको दूरी भी बना के रखनी चाहिए। जी सर। प्रतियोगिता परीक्षा के चयन के बारे में कुछ बताएंगे सर? इसे कैसे निर्णय लिया जाए, कैसे चयन किया जाता है? प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो वैसे तो बहुत सारे उसके भाग हैं कि आप अपने जो भी आपकी रुचि है उसके हिसाब से आप चयन करें कि किस क्षेत्र में आपको जाना है। कि आपकी रुचि यदि सेना के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में जाना है तो आप एसएससी की तैयारी करें, आप सीडीएस की तैयारी करें। यदि आप प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके पास पीएससी है, यूपीएससी है। तो ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है और आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं और उस हिसाब से आप तैयारी शुरू करें। सर, इसकी तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, मतलब युवाओं के लिए को? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की शुरुआत तो स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा बेस जो है स्कूल से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आप स्नातक में आते हैं तो उसके बाद आप रणनीति के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दें। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि निजी क्षेत्र में इतने अवसर होने के बाद भी युवा शासकीय सेवा के लिए ज़्यादा लालित आकर्षित रहते हैं, क्या कारण है सर इसका? आपका कहना सही है कि निजी क्षेत्र में बहुत सारी अभी हमारे पास क्षेत्र हैं जहाँ पर जा सकता है युवा। इसके बावजूद युवाओं का आकर्षण जो है वो शासकीय सेवा की ओर होता है। इसका मेरा मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आर्थिक सुरक्षा है। कि शासकीय सेवा में कोरोना काल में हमने देखा भी है कि आर्थिक सुरक्षा जो है वो शासकीय सेवा में ही है। निजी सेवा में कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है। दूसरा जो मेरा मानना है शासकीय सेवा की ओर आकर्षण का, वो है सामाजिक प्रतिष्ठा। शासकीय सेवा में जो भी व्यक्ति जाता है समाज में उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से ऊंची हो जाती है। और तीसरा जो है सेवा का अवसर। शासकीय सेवा में जाने के बाद आपके पास सेवा के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं जिससे आप समाज की सेवा कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र है जिसके कारण युवा जो है शासकीय सेवा की ओर आकर्षित होता है, मेरा मानना है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रतियोगिता चयन जो परीक्षा है उसमें चयन से पहले आपकी क्या राय थी, आपकी क्या सोच थी, क्या सोचते थे आप? चयन से पहले तो मेरी ये राय थी कि जो भी चयनित होते हैं प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी, वो असाधारण होते हैं और एक असाधारण प्रतिभा के साथ आते हैं। परंतु जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की तो उसके बाद फिर मेरी ये सोच जो है पूरी तरह से बदल गई। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं 2-2, 3-3 पद ले चुका हूँ शासकीय सेवा में, व्यापम के माध्यम से, सीजीपीएससी के माध्यम से, तो मेरा मानना है कि अगर मैं सेलेक्ट होके आ गया, एक साधारण सा स्टूडेंट जो रहा था वो अगर सेलेक्ट होके आ गया, तो निश्चित तौर पे हर युवा, हर प्रतिभागी जो है यदि ईमानदारी से मेहनत करे तो वो भी निश्चित रूप से चयनित हो सकता है। सर, नायब तहसीलदार का बड़ा पोस्ट था आपके पास, बड़ा पद था, बड़ी जिम्मेदारी थी, उसे छोड़कर आप फिर आगे जाने का सोचिए?
क्यों सर, बताएंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस पर। जैसा कि मैंने बताया था आपको जी कि सर। मेरी शुरू से जो रुचि है वो शिक्षा की ओर रही थी। मैं शुरू में कोचिंग चलाता था। जब मैं पढ़ाई पूरी किया, अपना पीजी पूरा किया, उसके बाद मैं कोचिंग चलाता था। उस समय चूँकि बहुत कम वैकेंसीज आती थी तो मैंने उस राह को चुना और इस तरह से मेरा शिक्षा की ओर रुझान बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब प्रशासन में था मैं, तो प्रशासन में रहते रहते भी मैं बहुत समय ऐसा रहता था कि मैं हॉस्टल्स में या स्कूलों में जा कर के विद्यार्थियों को गाइड करता रहता था। और उसके बाद जब वैकेंसी आई, इसकी रजिस्ट्रार की, और ये चूँकि शिक्षा से जुड़ा क्षेत्र था और मेरा पसंदीदा क्षेत्र था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों नहीं इस पर ट्राई क्यों। और इसमें चूँकि सिलेक्शन हो गया और मैं शिक्षा के क्षेत्र से पुनः जुड़ गया, तो इसलिए मैं वापस इस क्षेत्र में आ सर, शिक्षा के साथ साथ आपका सामाजिक जो कर्तव्य रहा है उसे भी आपने बखूबी निभाया है। 24 बार आपने रक्तदान किया है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे, युवाओं को संदेश देंगे। जी, जी, बिल्कुल। रक्तदान तो कहा जाता है जीवन दान है, महादान है। और रक्तदान देने से आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि रक्तदान देने से कमज़ोरी हो जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये भ्रांतियाँ जो है वो युवा ना पालें। यदि आप सक्षम हैं तो निश्चित तौर पर आप रक्तदान लगातार करते रहें। मैंने अपना पहला रक्तदान जब 18 वर्ष की उम्र में था, तभी से मैंने रक्तदान शुरू कर दिया था और जब भी मुझे मौका मिलता है तब मैं रक्तदान करता आया हूँ। और मैं तो वर्ष की शुरुआत हमेशा 1 जनवरी को अपना पहला रक्तदान हर वर्ष देता हूँ। और यही कहना चाहूँगा कि आपका 1 यूनिट का रक्तदान 3 जीवन बचा सकता है। तो क्यों ना हम उस क्षेत्र में जाएँ और इसमें ना तो हमारा कोई व्यय होना है, ना तो कुछ होना है। यदि आप सक्षम हैं तो निश्चित तौर पे आप रक्तदान करते रहें। मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगा। सर, आखिर में युवाओं के लिए कोई खास संदेश? युवाओं से तो मैं कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी के प्रति वो आश्वस्त रहें, भ्रांति न पालें कि बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं कि हमारा चयन होगा कि नहीं। हम हिंदी मीडियम से, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप हिंदी मीडियम से अगर पढ़े हैं या छोटे स्कूलों से पढ़ के आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ के आए हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैं तो इसका एक उदाहरण हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मैं अपना प्राथमिक शिक्षा एक छोटे से गांव से पढ़ कर आया हूँ, हिंदी मीडियम से रहा हूँ। एक और भ्रांति है कि ज़्यादा उम्र होने के बाद या पारिवारिक जिम्मेदारी आने के बाद हम तैयारी नहीं कर सकते। तो मैं जब रजिस्ट्रार के पद पर आया और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उस समय मेरी उम्र थी लगभग 37-38 वर्ष हो चुकी थी। मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। इसके बावजूद मैंने तैयारी की। तो ये कुछ भ्रांतियाँ हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि किसी भ्रांति पे न जाएँ, अपने पास्ट पे न जाएँ कि वो उनका पास्ट कैसा था, कि वो उस समय उनका परसेंटेज कैसा था, 10वीं में परसेंटेज। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम शुरू से हमारा परसेंटेज ठीक-ठाक नहीं रहा, हम तैयारी कैसे कॉम्पिटिशन में लोगों के साथ कॉम्पिटिट करेंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भ्रांति ना पालें किसी भी प्रकार का। साथ ही साथ अपनी जो तैयारी है उसके प्रति आश्वस्त रहें कि मैं निश्चित तौर पे सेलेक्ट हो सकता हूँ, निरंतरता बनाए रखें। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष, युवाओं से कहना चाहूँगा कि संघर्ष इतना बड़ा हो आपका कि एक कहानी बन जाए और कोई भी निराश व्यक्ति उस कहानी को पढ़े तो मोटिवेट हो जाए और संघर्ष के राह पे चला जाए। तो बस यही कहना चाहता हूँ युवाओं से कि वो निरंतरता बनाए रखें और संघर्ष से पीछे ना हटें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय, बहुमूल्य समय हमको दिया और हमारे दर्शकों को एक संदेश दिया। आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को संदेश मिला, इसके लिए हमारी दिग्विजय संचार की टीम की ओर से आपका सादर आभार। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस तरह से युवाओं के बीच अपनी बात रखने का। दिग्विजय संचार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।